Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. हमारा न्यू टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हमारी पार्ट 10th वीडियो है और अगर इससे पहले कि आपने 9 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम HGP भी कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट हुआ 1990 में और कंप्लीट हुआ 2003 में। तो टोटल 13 इयर्स लगे। अब ये जो प्रोजेक्ट था इसका क्या गोल था? इस प्रोजेक्ट का जो मेन गोल था ये कि जो हमारा डीएनए है इसमें कितने बेस पेयर्स हैं और वो बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस है उन्हें आइडेंटिफाई करना, जितने भी जीन्स हैं उनकी मैपिंग करना, उनकी फिजिकल पोजीशन पता लगाना, उनका फंक्शन पता लगाना। तो एचजीपी का जो मेन गोल था वो कि डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग करें, जीन्स की फिजिकल पोजीशन पता लगाएं क्रोमोसोम पे और उनके फंक्शन के बारे में हम पता करें। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसमें 6 कंट्री में से आपके 20 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में से बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा सक्सेसफुल बनाया। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें ये चांस मिला कि हम जो नेचर्स कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ये जो आपका डीएनए है जिसकी वजह से हम मतलब आज जो हम हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डीएनए। तो वो नेचर का कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ने का हमें चांस मिला, उसके बारे में रिसर्च करने का हमें चांस मिला बिकॉज ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके मेजर गोल्स क्या थे? सबसे पहला कि आइडेंटिफाई करना कि ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 20,500 जीन, अभी आगे हम देखेंगे 30,000 के आसपास जीन्स हैं और भी डिस्कवर्ड होंगे, और ऐसे जीन्स हैं जो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं या उनके फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। नेक्स्ट इज जो डिटरमाइन करना जो हमारे 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं, जो सीक्वेंस है डीएनए की वो किस तरह से, हमारे मेकअप ऑफ डीएनए कैसा है, वो सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रॉपरली उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ताकि हम इन फ्यूचर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके फर्दर रिसर्च में भी, और मतलब एज अ डेटाबेस जिसे हम कहें प्रॉपरली वो मैनेज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो तो हम उन डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट जो भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जो अराइज होंगे प्रोजेक्ट के टाइम पे उसे भी रिजॉल्व करना, और सभी जो बायोलॉजी में जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं डेटा मैनेजमेंट, उन सबको इम्प्रूव करना। अब जैसे कि हमें पता है कि जो सीक्वेंस हैं डीएनए के वो डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, वो कैसे इन्फॉर्मेशन, कैसे कैरेक्टरिस्टिक वो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट करेगा। और अब वो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं डीएनए पे। तो इस टाइप से जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये एसोसिएटेड था कि हम बायोलॉजी की एक न्यू एरिया को इसने मतलब इसकी वजह से एक न्यू एरिया का बॉर्न हुआ, न्यू एरिया का जन्म हुआ। वो जो न्यू एरिया है दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो मीन्स लिविंग है ना, और इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ डील कर रहा है जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हमें डीएनए से मिल रही है, जो हम सीक्वेंसिंग की है उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे गैदर करना, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इनटू लार्ज डेटाबेसेस। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेन वर्क ही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो बायोलॉजी के इस एरिया में मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड, ऑर्गेनिजम्स के डीएनए मेकअप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसे डेटाबेस में स्टोर करना। अब डीएनए सीक्वेंस के बारे में हमें जानना ज़रूरी क्यों है? अब आप खुद सोचो, हम कहते हैं कि जेनेटिक्स हमें इफ़ेक्ट करती है, नो डाउट एनवायरनमेंट हमें इफ़ेक्ट करता है, बट हम जो भी हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डीएनए। जो हमें डीएनए अपने पेरेंट्स से मिला है वो हम एग्जिबिट करते हैं, वही कैरेक्टर्स हम शो करते हैं। तो अगर हमें डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में पता होगा, चाहे ह्यूमन हो चाहे दूसरे ऑर्गेनिज्म हो, तो वो हमें हेल्प करेगा जो चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर में उसे इम्प्रूव करने में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, और एनवायरमेंटल रेमीडिएशन, एनवायरमेंट को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। तो
तो HGP में जो नॉन ह्यूमन मॉडल यूज़ किए गए वो कई बैक्टीरिया थे, निमेटोड थे, नॉन पैथोजेनिक या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका नॉन पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म था वो था सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। फ्रूट फ्लाई यूज़ किया गया, ड्रोसोफिला जो मैंने आपको 5th चैप्टर में भी बताया था, जो कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म था, TH मॉर्गन ने जिसे यूज़ किया था। फिर प्लांट्स जैसे कि राइज और अरेबिडोप्सिस ये सब यूज़ किए गए और इनकी भी सीक्वेंसिंग हुई। अब क्या मेथड्स हमने यूज़ किए, क्या मेथडोलॉजी अप्लाई की हमने DNA की सीक्वेंसिंग करने के लिए? तो सबसे पहली जो थी वो थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है? ये वो मेथड है, वो अप्रोच है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज RNA या फिर स्टडी ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन mRNA। तो mRNA जिन जीन्स को एक्सप्रेस करता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन होता है, DNA अपनी इंफॉर्मेशन RNA में सारी इंफॉर्मेशन एनकोड करता है। अब वो इंफॉर्मेशन जो एनकोडेड RNA में जो इंफॉर्मेशन है वही डिकोड करके एक्सप्रेस होती है प्रोटीन्स में। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले RNA में जो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है उसका पता लगाना। फिर अब सीक्वेंसिंग के लिए क्या किया गया? सिंपल सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज़ की गई, जिसमें द होल सेट ऑफ जीनोम, जितना DNA है, चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस हो या नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, उन सभी रीजन्स को सीक्वेंस किया गया। तो स्टडी ऑफ जीन ऑन DNA वेदर इट इज कोडिंग और नॉन कोडिंग, तो दिस इज सिंपल सीक्वेंसिंग। अब सीक्वेंसिंग करने के लिए DNA की सबसे पहले हमें DNA चाहिए, और वो DNA हमें सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो पहले उसे आइसोलेट करना है, उन फ्रेगमेंट्स को हमने कन्वर्ट करना है रैंडम फ्रेगमेंट्स में, और फिर उन स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट्स को हम किसी होस्ट में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये आप बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ोगे, तब शायद ये लाइन और आपको क्लियर समझ आए कि जब हम होस्ट में फॉरेन DNA डालते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें सेल को भी पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो हम ये सब बातें ज़्यादा डिटेल में अभी ना जाते हुए हम सिंपल समझेंगे कि होस्ट में हम इसे क्लोन करते हैं और फिर उसके बाद इन DNA फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस किया जाता है। तो जो होस्ट यूज़ होते थे वो थे बैक्टीरिया और ईस्ट, और जो वेक्टर्स यूज किए गए वो है बैक और याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जो फ्रेगमेंट्स हमने जो अभी हमने DNA एक्सट्रैक्ट किया है, उसके फ्रेगमेंट्स हमने होस्ट में क्लोन किए हैं, उसको जो सीक्वेंसिंग करने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया DNA सीक्वेंसिंग का, वो डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। तो वो मेथड था ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसके अलावा सेंगर ने एक और मेथड डेवलप किया जिसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस, क्योंकि हमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता चलेंगी तो हमें पता चलेगा किस तरह का प्रोटीन है और वो किस तरह से अरेंज्ड है, वो क्या फंक्शन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ थी जो हमारा क्रोमोसोम 1 है, जो कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई 2006 में। हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ था, बट 2006 में क्रोमोसोम 1 की जो पूरी सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट हुई। तो दिस वॉज द लास्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम्स, हमारे ऑटोजोम्स का ये लास्ट क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग 2006 में कंप्लीट हुई। इसके अलावा दो और आपके पास वर्ड है, रेपिटेटिव DNA सीक्वेंस इज नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट DNA क्या होता है, माइक्रोसैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, इसके बारे में हम डिटेल में जब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी सिंपल आप समझ लो कि जो माइक्रोसैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट हैं ये कुछ DNA रिपीट्स हैं जो DNA में कई बार डिफरेंट फॉर्म में रिपीट होते हैं। अब ये कैसे रिपीट होते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग क्या है, वो सब हम नेक्स्ट जो हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक है हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो साइलेंट फीचर क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो ये आपको आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या साइलेंट फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे पास जितने बिलियन 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर थे उनका पूरा काउंट किया गया। जो एवरेज जीन अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3000 बेस पेयर्स को काउंट करना, और लार्जेस्ट जीन जो है जो कि हमारा मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के लिए है ऑन एक्स क्रोमोसोम, उसकी काउंटिंग उसमें देखो 2.4 मिलियन जीन्स उसी में प्रेजेंट है आपके ये एक्स क्रोमोसोम में, इस हमारी जो लार्जेस्ट जीन है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के लिए।
और 30,000 जीन्स जो हमने एस्टिमेट किए थे, उसके अलावा और भी जीन्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। फिर ह्यूमन जीन काउंट जो है वो सिमिलर है एज दैट ऑफ अ माउस। तो आप समझ सकते हो कि क्यों माउस पे हमेशा जो ट्रायल्स होते हैं वो माउस पे किए जाते हैं, क्योंकि हमारा और माउस का जो जीन काउंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, काफ़ी कैरेक्टर्स भी सेम है। तो इस तरह से जो आपको क्रोमोसोम 1 है, मैंने कहा अभी वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, 2968 जीन्स उनमें प्रेजेंट है, और आपका स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है Y जिसमें 231 जीन्स ही प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अभी हमें पता चला कि सिर्फ 50% जीन्स के जो डिस्कवर्ड जीन है, सिर्फ 50% का ही फंक्शन नोन है और 50% का अननोन है। और जितना भी जीन हमें डिस्कवर हुआ, जितनी सीक्वेंसिंग हमें पता चली डीएनए के, उसमें से सिर्फ लेस देन 2% जीनोम ही स्ट्रक्चरल जीन्स को रिप्रेजेंट करता है जो कोड करते हैं प्रॉपरली प्रोटीन्स के लिए। और 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस हम सभी ह्यूमन बींग्स में एग्जैक्ट है, सिमिलर है। तो देख सकते हो आप 0.1% का जो ह्यूमन जीनोम जिसमें डिफरेंट है आप में और हम में, तो वो कितनी वेरिएबिलिटी ला रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स डिफरेंट हैं, हमारे एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं, तो उन सब में सिर्फ 0.1% का जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन में इतनी वेरिएशन देखी जा रही है। और ये सभी जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में और ज़्यादा पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है, जो एक्सप्रेस कर रहा है एक इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डीएनए, जो वेरिएशन है डीएनए में उसकी वजह से जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। और आपके पास है जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस की मैंने बात की थी, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, क्योंकि उनका रिपीटेशन जो है वो डिफरेंट में है। कोई जो रिपीट होते हैं वो 10 to 60 बेस पेयर का है, जो बार बार मतलब डीएनए में रिपीट हो रहे हैं, उनका रिपीट होने में जो बेस पेयर्स हैं वो भी डिफरेंट है। किसी में जीसी की सीक्वेंस है, किसी में एसी की सीक्वेंस है। तो उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको सिर्फ साइलेंट फीचर्स लिखने हैं, तो आप उनको सिंपल एक्सप्लेन करेंगे एक एक लाइन में। और ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं इनका रिपीटेशन जो है वो ये 100 टाइम्स है, 1000 टाइम है, ये देखा गया। और इनका डायरेक्ट जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं वेरिएशन लाने में, इवोल्यूशन लाने में इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 मिलियन कॉपीज, यहाँ लिखा है 1 मिलियन कॉपीज ऑफ शॉर्ट 5-8 बेस पेयर रिपीटेड सीक्वेंसेस आर क्लस्टर्ड अराउंड सेंट्रोमियर। तो आप देख सकते हो इतने ज़्यादा सीक्वेंसेस तो सेंट्रोमियर के आसपास या फिर नियर द एंड्स प्रेजेंट है। अब नियर द एंड्स माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारा डीएनए है, दैट इज जंक डीएनए, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा बट इट इज़ ट्रांसफरिंग, वो हमारे पुरानी जनरेशन से हमें ट्रांसफ़र होते जा रहा है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।